हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, इसके बिना आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ सकते। जिस प्रकार आदमी में अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो चल नहीं सकता, उसी प्रकार अगर ये क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको ये नहीं आता, श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं आता, तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में चल नहीं सकते, सीख नहीं सकते। क्वांटम मैकेनिक्स को आप पढ़ नहीं सकते। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स को आपको अगर सीखना है, पढ़ना है, तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन आपको आना जरूरी है, तभी आप उसमें समझ पाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स को समझ पाएंगे। तो देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, और हम यहाँ पर देखने वाले टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे केवल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन की जो पहले की इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। श्रोडिंगर इक्वेशन का बैकग्राउंड क्या है, जिससे आपको क्या है इसको समझने में आसानी रहेगी। पहले हम समझ लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम मोशन को डिफाइन करते हैं, किसी पार्टिकल की गति को डिफाइन करते हैं, तो दो कंजुगेट की आवश्यकता होती है, मतलब दो संयोगी को हमें एक साथ लेना पड़ता है। जैसे अगर पोजीशन है तो मोमेंटम को भी फाइंड करना पड़ता है, मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ मेजर करना पड़ता है। और ऐसे एनर्जी और टाइम, एनर्जी और टाइम को भी एक साथ फाइंड करना पड़ता है। और एंगुलर मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट को भी साथ में फाइंड करना पड़ता है, एक साथ में। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो स्थूल पार्टिकल के लिए लागू होती है, मतलब जो बड़े पार्टिकल हैं, जो बड़े पार्टिकल उनके लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं, और हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ में डिफाइन कर सकते हैं, एक साथ में फाइंड करते हैं। पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ हम नाप सकते हैं एक साथ में। लेकिन जो क्वांटम पार्टिकल या जो छोटे पार्टिकल हैं, एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनको हम अगर पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ में फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ अनिश्चितता आती है। जो हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जो अनसर्टेनिटी आती है, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, अगर पोजीशन को मेजर करते हैं तो अगर पोजीशन को आप मेजर करते हैं तो मोमेंटम में अनिश्चितता आती है, अगर मोमेंटम को मेजर करते हैं तो पोजीशन में अनिश्चितता आती है। तो इन दोनों में एक अनिश्चितता, अगर एक को आप इन दोनों को आप साइमल्टेनियस फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो अब यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एक साथ में पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ में फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इन दोनों को एक साथ में फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पोजीशन को फाइंड करेंगे तो मोमेंटम में अनिश्चितता आती है, अगर मोमेंटम को फाइंड करेंगे तो पोजीशन में अनिश्चितता आती है। पोजीशन और मोमेंटम में अनिश्चितता कितनी आती है, जैसे उन्होंने बताया था डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल टू कितना होता है, एच कट। और कभी जो गॉसियन फंक्शन होता है वो आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे एच कट अपॉन रूट 2 भी आता है। तो देखिए ये उन्होंने बताया था कि अगर पोजीशन को फाइंड करेंगे तो मोमेंटम में अनिश्चितता आ जाती है, और मोमेंटम को फाइंड करेंगे तो पोजीशन में अनिश्चितता आती है। अब इसके बाद आते हैं डी ब्रोगली ने बताया था कि जो कोई भी मैटर या स्थूल कण अगर मोशन में होता है, मतलब कोई भी पार्टिकल गति करता है, तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होती है, एक वेव निकलती है। जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है, गति करता है, तो उसके साथ में एक वेव भी निकलती है। तो उन्होंने बताया था कि जो वेव निकलती है, तो उन्होंने बताया कि जो उसकी जो वेव लेंथ होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो कितनी होती है, वो होती है h/p। जी किसने बताया था, जी डी ब्रोगली ने बताया था कि जो कोई भी पार्टिकल अगर मोशन करता है, गति करता है, तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होती है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है h/p।
वो कितनी होती है, लैम्डा हो रहा है h/p। अब देखिए अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं कि जो एक पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं, मोमेंट फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी को फाइंड करते हैं तो उस पार्टिकल को हम एक बिंदु पार्टिकल मान लेते हैं, स्पेस में बिंदु पार्टिकल मान लेते हैं, और उसका जो डायमेंशन होती है उसकी डायमेंशन को हम विमाहीन मानते हैं, मतलब डायमेंशन लेस मानते हैं। और जबकि जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ब्रोगली ने बताया था कि जो तरंग पैकेट होता है, एक वेव एसोसिएट होती है और एक वेव के साथ में तरंग पैकेट भी बनता है। तो तरंग पैकेट की जो उसमें पार्टिकल को हम एक बिंदु पार्टिकल ना मान के इस पैकेट के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, इस पैकेट के अंदर वो पार्टिकल ना वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब एक जगह एग्जैक्ट पोजीशन में हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो प्रोबेबिलिटी हम उसकी एक रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो देखिए अब इतना, तो इसके लिए हम एक वेव फलन मानते हैं, वेव फलन मानते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेव फंक्शन मानते हैं, वेव फंक्शन वो x और t मतलब साई एक वेव फंक्शन मानते हैं, मान के चलते हैं। एक हर एक जो एटॉमिक पार्टिकल है उसके साथ में एक वेव फंक्शन संबंधित रहता है, मतलब एसोसिएट रहता है ये हर एक पार्टिकल के साथ में। जो क्वांटम पार्टिकल है उसको हम एक वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं, एक वेव फंक्शन से। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये तो एक उसका बैकग्राउंड है कि आगे क्या क्या हुआ था वो मैंने बताया था। इसके बाद अब हम आते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर ने जो 1925 में एक इक्वेशन डेवलपमेंट की थी। श्रोडिंगर ने 1925 में एक मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलपमेंट की थी, उसे हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि कोई भी वेव अगर एक्स, उन्होंने मान लिया कि कोई पैकेट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है और एक्स डायरेक्शन में उसकी मोशन है, मतलब गति कर रहा है। जो वेव का तरंग समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार रहता है, ऐसे डेल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v², डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये क्या है, ये वेव का, इस वेव का समीकरण है। ओके, तो इस वेव का समीकरण, ये समीकरण कैसे आता है वो मैं भी आपको बता सकता हूँ। देखिए अगर ये पार्टिकल ऐसे, मैं इसको आपको अगर एग्जाम में आता है तो ये लिखना नहीं, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ ये कैसे आता है, इसका प्रूफ दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए अगर ये वेव है चल रही है एक्स डायरेक्शन में, माना कि वो यहाँ पर पहुँच गई। ओके, तो डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं एक्स है। ओके, तो यहाँ पर उसकी जो पार्टिकल है कहीं भी हो सकता है इसमें पार्टिकल, तो इसका जो यहाँ पर जो स्थिति होगी वो मान लेता हूँ u, और u कितना होगा, x माइनस के bt। आप इसको चालू रहा दूरी बटा समय लगाएंगे तो आपको क्या आएगा, bt, और इसकी जो डिस्टेंस है वो x, तो यहाँ से जो इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर कितना आएगा, bt, x माइनस के bt। ओके, जो इसका समीकरण यहाँ पर आप अगर आपको पोजीशन फाइंड करनी है तो x माइनस के bt ये इक्वेशन बनता है। ओके, तो देखिए अब इसको, अब मैं यहाँ पर एक डेल स्क्वायर वो देखिए, तो डेल बाई ओवर डेल एक्स बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल बाई ओवर डेल यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस यू से यू कट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल बाई ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पर आप डेल यू ओवर डेल एक्स का डिफरेंशियल करके लिखिए यहाँ पर, तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो डेल बाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो कितना बचेगा, डेल बाई कितना बच जाएगा डेल बाई ओवर डेल यू। ओके, तो अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, डेल बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल यू स्क्वायर। ये इसका एक इक्वेशन आ गई। ओके, और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल बाई ओवर डेल टी इक्वल टू डेल बाई ओवर डेल यू और डेल यू ओवर डेल टी। ओके, क्योंकि यू से यू कट जाएगा तो कितना बचेगा, डेल बाई ओवर डेल टी। अब देखिए इसको आप डिफरेंशियल करिए एस टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, यहाँ से टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का तो 0 हो जाएगा,
टी का 1 तो माइनस के बी बचेगा, बी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है उसका तो 1 डेल बाई ओवर डेल टी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के बी डेल बाई ओवर डेल यू। ओके, अब देखिए, अब इसका आप दोबारा से करिए इसका डिफरेंशियल, तो कितना आएगा डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बी, इसका 1 इसका करेंगे तो कितना आएगा डेल स्क्वायर बाई और डेल यू स्क्वायर। ओके, अब चूंकि यू भी टी पर डिपेंड है तो डिपेंडेंट है, यू भी टी पर डिपेंडेंट है तो यू का भी होगा, तो वो कितना होगा डेल यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल टी। ओके, अब डेल यू और डेल टी की जो वैल्यू कितना आती है इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा माइनस के बी, और माइनस के बी पहले से है तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बन जाएगा डेल बाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल यू स्क्वायर। ओके, तो अगर आप डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल यू स्क्वायर बराबर आएगा 1 बी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल टी स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब आप यहाँ पर डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल यू स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं ये वाला, तो आप यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और इसको आप रखेंगे तो क्या बन जाएगी डेल 1 बी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल टी स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार जो वेव है उसको, जो वेव का जो समीकरण है वो इतना आता है। ओके, और वो कैसे आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते, डायरेक्ट भी करना है आपको। ओके, डायरेक्ट भी लिखना है। ओके, तो देखिए आपको आ गया होगा समझ में, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए अब चूंकि हमने क्या अगर बाई को अगर मैं रिप्लेस करूं साई से तो ऐसा कर सकता हूं, यहाँ पर बाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ साई डेल स्क्वायर साई एक्स टी, साई किसका फंक्शन होगा एक्स टी का, और डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई एक्स टी अब अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके जी, क्या है इक्वेशन बन गई, किसकी है वेव की इक्वेशन। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और मैथमेटिक्स में आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन खूब पढ़े होंगे, उसका सॉल्यूशन भी फाइंड किया होगा, तो मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन तो फाइंड नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन आता है वो कितना आता है वो लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। तो साई एक्स टी का जो सॉल्यूशन आता है वो आता है साई एक्स टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन बी। यहाँ पर ओमेगा क्या है फ्रिक्वेंसी है, और टी टाइम है, बी एक्स पोजीशन है और बी वेलोसिटी है। ओके, तो यहाँ पर जो साई कितना आता है ए ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन बी, ये इसका इक्वेशन आती है। चूंकि जो श्रोडिंगर ने जो प्लांक का जो नियम था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ई बराबर एच न्यू आपने पढ़ा हुआ, ई बराबर एच न्यू, और फिर डी ब्रोगली का जो मैंने आपको बताया था डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वो कितना है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, तो इसकी सहायता से उसने इसको ड्राइव बताया था, मतलब इन दोनों को लेके चला था कौन श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि इसमें जो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वो लिख देते हैं। यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू होता है। तो यहाँ से आप अगर आपको इसको लिखना है यहाँ पर, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए अब हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं मॉडिफाई करके लिख देता हूँ एक्स और टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के आई, और ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ 2 पाई न्यू, और टी माइनस के 2 पाई न्यू
और एक्स अपॉन बी। ओके, एक्स अपॉन बी, ये क्या लिख दिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करूंगा। ओके, तो यहाँ से देखिए ई बराबर कितना होता है, एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। ओके, अगर मैं इसको एक आपने एक पढ़ा हुआ एच क्रॉस या इसको एच कट भी बोलते हैं, एच कट का जो वैल्यू रहती है वो कितना रहती है, एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से मैं अगर एच की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, एच की वैल्यू निकालूं तो एच बराबर आ जाएगा 2 पाई एच कट, 2 पाई एच कट। तो यहाँ से अगर मैं एच की वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो कितना आएगा, 2 पाई एच कट के बराबर, एच कट एच का मान कितना आएगा, 2 पाई एच कट यहाँ पर रख दूँ और न्यू। ओके, तो यहाँ से मैं 2 पाई न्यू निकाल सकता हूँ, 2 पाई न्यू इक्वल टू ई अपॉन एच कट, ई अपॉन एच कट। ओके, अब इसको तो मैं फाइंड कर लिया, अब इसको फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम थोड़ा इसमें जो इससे फाइंड करेंगे, देखिए तो यहाँ पर जो आपने ओमेगा की वैल्यू, इसकी ओमेगा की जो मान रहता है, और एक भी आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा जो v इक्वल टू न्यू लैम्बडा, जो वेलोसिटी और इस तरंग दैर्घ्य में रिलेशन। ओके, तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा तो जो होता है v इक्वल टू न्यू लैम्बडा। अब यहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं न्यू लैम्बडा। यहाँ से देखिए v इक्वल टू v अपॉन, अगर आपको इसको न्यू अपॉन v है, न्यू अपॉन v फाइंड करना है तो न्यू अपॉन v, और लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्बडा। ओके, न्यू अपॉन v का मान ही फाइंड करना है और 2 पाई भी लेके आना है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको v को इधर भेज दिया और लैम्बडा को इधर भेज दिया, तो कितना बनेगा, 1 अपॉन लैम्बडा। ओके, तो यहाँ से देखिए अब आपको इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो लैम्बडा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p बराबर h अपॉन लैम्बडा, h अपॉन लैम्बडा। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, h का मान क्या होता है, 2 पाई h कट अपॉन लैम्बडा, 2 पाई एच कट अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से आप 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन, मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से आप क्या 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ओके, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो वो कितना आएगा, 1 अपॉन लैम्बडा बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से p अपॉन 2 पाई एच कट, p अपॉन 2 पाई एच कट। तो मैं यहाँ पर वो लिख सकता हूँ, इसकी 1 अपॉन लैम्बडा की जगह क्या लिख सकता हूँ, p अपॉन 2 पाई एच कट, p अपॉन 2 पाई एच कट। तो अगर मैं इस 2 पाई को इसमें इधर भेज दूँ तो कितना आएगा, 2 पाई न्यू अपॉन b, 2 पाई न्यू अपॉन b अपॉन में क्या बराबर क्या आएगा, p अपॉन एच कट। मैंने ये वाला 2 पाई इधर भेज दिया, यहाँ पर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर 2 पाई को मैंने किधर भेज दिया, इधर। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 पाई न्यू अपॉन b बराबर p अपॉन एच कट, ये इसका मान आ गया। तो इन दोनों मानों को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। ओके, तो जो मान मैंने जो इन दोनों मान कहाँ से निकाले हैं, वो निकाले, एक तो ये प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था और एक डी ब्रोगली का जो तरंग समीकरण था उससे निकाले हैं। ओके, तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आपको इन दोनों को यहाँ पर फाइंड लिखना है। साथ ही साथ आप नोट करते जाइए। तो देखिए अब इन दोनों मान को आप यहाँ पर रख दीजिए, साई एक्स टी बराबर ए की पावर माइनस के आई ई टी अपॉन एच कट माइनस के पी एक्स अपॉन एच कट। ओके, अगर मैं इसका माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ए की पावर आई, इधर माइनस का जो प्लस का हो जाएगा तो पी एक्स अपॉन पी एक्स माइनस के ई टी अपॉन एच कट। ओके, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस ये अभी तक हमने ये क्या निकाला है, वेव फंक्शन निकाला है, तरंग फलन निकाला है, किसका, वेव का, जो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही थी।
अब हम निकालें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो निकल के आता है वो क्या है, वो हम इसी हेल्प से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको आप अच्छे से नोट करिए और इस इक्वेशन को आप याद रखिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या था, उन्होंने अगर कोई m मास का कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी नहीं, जो उसकी जो पोटेंशियल है वो है Vxt, पोटेंशियल काय पे x और t, पोजीशन और टाइम पर डिपेंडेंट है Vxt, और इसकी जो मोमेंटम है वो मान ले रहा हूँ px क्यों लगाया, क्योंकि वो पार्टिकल x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ से px और जो एनर्जी है उसकी मान ले रहा हूँ मैं e। तो इसके लिए जो वेव फंक्शन हम लिखेंगे यहाँ पर, उसके लिए जो वेव फंक्शन हम लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसकी कैलकुलेट करके आते हैं तो वो कितना लिखते हैं, निकल के आ जाता है वो ये है। ओके, तो इसको आप वेव फंक्शन क्या आएगा, साई एक्स टी बराबर ए ई की पावर आई पी एक्स माइनस के ई टी अपॉन एच कट। ओके, जो इसका वेव फंक्शन निकल के आता है। तो अब हम इसी को एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसको मैं अगर एक बार डिफरेंशियल करूँ इसका तो क्या आएगा, टी के रिस्पेक्ट में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं वो आपको बता देना चाह रहा हूँ। हम एक क्या निकालना चाह रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो इसका हम एक बार डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो कितना आएगा, साई डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू, यहाँ से आप डिफरेंशियल करिए तो ए ई की पावर का तो जैसा ही रहेगा, ई की पावर माइनस पी एक्स माइनस की टी अपॉन एच कट। ओके, अब पावर का करिए जिसका तो होगा नहीं, यहाँ पर एक्स ले लीजिए पी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन मोमेंटम है पी एक्स। ओके, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के यहाँ पर जो इसका पावर का डिफरेंशियल करेंगे तो आई आएगा, एक तो आई और माइनस के ई अपॉन एच कट, ई अपॉन एच कट। ओके, इस पावर का डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, माइनस के आई ई एच कट। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साई एक्स टी। तो इसकी जगह पे आप साई एक्स, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मैं इधर, तो माइनस के आई ई अपॉन एच कट, और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साई एक्स टी। ओके, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, इसको मॉडिफाई करके यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई साई एक्स टी, जो फंक्शन है एक्स टी इक्वल टू, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ और आई को भी इधर भेज रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, आई एच कट डेल ओवर डेल टी साई एक्स टी। अब ये कैसे बना, क्योंकि जो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। ओके, नीचे बटे में आ जाएगा, तो ये माइनस आएगा, तो अगर आई को ऊपर भेजेंगे तो आई से अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो नीचे आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा, आई एच कट डेल ओवर डेल टी साई एक्स टी। ओके, यहाँ ये इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 2। ओके, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, क्या है कि आप अगर साई को यहाँ से अगर हटा दें तो यहाँ पर जो मोमेंट, जो एक ई एनर्जी क्या आ जाएगी, आई एच कट डेल ओवर डेल टी।
अगर मैं दोनों साइड से साई को हटा दूं तो जो इसको हम ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में हम टोटल एनर्जी निकालते हैं 1/2 mv² प्लस के बी, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। पर लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी टोटल एनर्जी निकालेंगे तो जो ऑपरेटर को अप्लाई करना पड़ता है, ऑपरेटर के रूप में डिफाइन करना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ऑपरेटर क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटम में जो पार्टिकल होते हैं उसको हम एक वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं, वेव फलन मतलब साई से डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो मैं टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए ऑपरेटर की रिक्वायर्ड होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर को अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ साई पे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इसकी टोटल एनर्जी। ओके, तो ये इसका ऑपरेटर के फॉर्म में है टोटल एनर्जी। इसको आप याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है। अगर आपको टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब मैं इसका इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशियल कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी हमने क्या किया था? टी के रिस्पेक्ट में किया था यहाँ पर। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके उसमें कर रहा हूँ? मैं एक्स में कर रहा हूँ। ओके, एक्स में इसको डिफरेंशियल कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैंने वो इरेज कर दिया, वो उसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या था? वो था साई एक्स टी ए ई की पावर में माइनस ए ई की पावर में आई वो क्या था? ए ई की पावर में आई पी एक्स और एक्स माइनस के ई टी अपॉन में एच कट। ओके, ये था। तो मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूँ। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? डेल साई एक्स टी और डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा? इसका एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल करिए, कितना बनेगा? ए ई की पावर में आई पी एक्स एक्स माइनस के ई टी अपॉन में एच कट, और आर ई की पावर का जो पावर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना बनेगा? आई पी एक्स अपॉन एच कट। ओके, जे इसकी इनटू में पावर का डिफरेंशियल कर दिया। अब यहाँ से आप इसको साई भी लिख सकते हैं, डेल साई एक्स टी और डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा आई पी एक्स अपॉन एच कट, और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साई एक्स टी। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? पी एक्स साई एक्स टी इक्वल टू, इसको मैं ऐसे इसका माइनस के इधर, इसको इधर भेजूंगा, आई को नीचे तो ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस के बनेगा, माइनस के आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स साई एक्स टी। ओके, जी क्या बन गया? पी का मान आ गया पी एक्स साई एक्स टी इक्वल टू माइनस के आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स साई एक्स टी। ये इक्वेशन को मैं दे रहा हूँ 2। ओके, तो देखिए अगर मैं इसमें साई को हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ से जो ऑपरेटर आएगा मोमेंटम का, क्या है? काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी का टोटल एनर्जी ऑपरेटर, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप याद रखिए। और यहाँ पर जो मोमेंटम का ऑपरेटर आएगा, मोमेंटम ऑपरेटर, तो यहाँ पर जो मोमेंटम का ऑपरेटर आएगा वो कितना आएगा? अगर इस दोनों से मैं क्या कर दूं, साई को हटा दूं तो कितना बचेगा? आई माइनस के आएगा, माइनस के आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स। ये क्या है? मोमेंटम का ऑपरेटर है। अगर आपको मोमेंटम फाइंड करना है तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ओके, तो इस दोनों इक्वेशन को आप, इन दोनों को आप याद रखिए। अब देखिए, अब जो क्लासिकल में जो एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है, वो आप किस प्रकार लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको पहले इरेज कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी।
क्लासिकल में जो टोटल एनर्जी होती है वो किस प्रकार लिख सकते हैं, वो हम लिखते हैं पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस के बी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, हम क्लासिकली लिखा है मैंने। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर साई से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूं साई से, तो ई साई बनेगा और पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा साई, साई भी एक्स टी का फंक्शन है, उसमें लिखना या ना लिखना एक ही बात है। तो बी एक्स टी और साई, ठीक है, साई एक्स टी। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब आप ई साई वैल्यू निकाला है, ई साई का मान और पी एक्स का मान यहाँ पर आप इसमें पुट कर दीजिए। ओके, तो ई साई का मान आपने यहाँ पर इसको रखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आई एच कट डेल ओवर डेल टी साई एक्स टी इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर आप पी एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर, ये पॉजिटिव आई स्क्वायर का क्या होगा माइनस, तो माइनस के बचेगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई भी आएगा साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ओके, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है और यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स टी। ओके, पी एक्स टी साई एक्स टी। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाला जो इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हटा देता हूँ। ओके, इसको भी हटा देता हूँ। तो देखिए अब इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों का मान रख दिया, इसको मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के बी साई इक्वल टू आई एच कट डेल ओवर डेल टी साई। ओके, तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दिस इक्वेशन is called time dependent Schrodinger equation। ओके, टाइम डिपेंडेंट Schrodinger equation। अब इसको अगर मैं फ्री पार्टिकल के लिए लिखना चाहूँ तो फ्री पार्टिकल के लिए फॉर फ्री पार्टिकल के लिए अगर लिखना चाहूँ तो फ्री पार्टिकल क्या होता है उसमें फ्री पार्टिकल क्या होता है, उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, तो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। फ्री पार्टिकल के लिए कि पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। और जीरो क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो फ्री है, पूर्णतः है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ से आप इसमें बी का मान जीरो रखेंगे तो वो क्या लिख सकते हैं, माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई एच कट डेल ओवर डेल टी साई। ओके, ये क्या है, फ्री पार्टिकल के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अगर आप इसको और मॉडिफाई करते हैं, अगर आपने अभी तक 1 डायमेंशन के लिए लिखा है, अगर आप 3 डायमेंशन के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं 3D के लिए, 3 डायमेंशन के लिए। वो मैं इधर लिख रहा हूँ, इसमें स्पेस कम है, तो यहाँ पर इसको 3 डायमेंशन के लिए लिख रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो 3D के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 डायमेंशन के लिए। तो 3D के लिए क्या बन जाएगा, माइनस के, इसको लिख रहा हूँ माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और एक डायमेंशन के लिए कितना आया था, डेल स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर, और 2D के लिए आएगा डेल स्क्वायर और डेल वाई स्क्वायर, और 3D के लिए आ जाएगा डेल स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। ओके, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा साई और प्लस के बी साई इक्वल टू आ जाएगा आई एच कट डेल ओवर डेल टी साई, डेल ओवर डेल टी साई। ओके, ये क्या है, 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब चूंकि आपने एक ऑपरेटर पढ़ा हुआ,
तो आपने डेल ऑपरेटर पढ़ा होगा जो होता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ओके, अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डेल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर जे बन जाएगा। ओके, इसका डेल स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस के बी साई इक्वल टू आई एच कट डेल ओवर डेल टी साई। जी क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और 3 डायमेंशन के लिए। दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और 3 डायमेंशन के लिए। ओके, तो ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। अब देखिए, आप अभी तक हम इसी को फाइंड कर रहे थे, इसको ही हम क्या कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आपको इसको याद रखना है और आप इसको भी याद रखना है। ओके, तो अब हम अगली क्लास में करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट। जो पोटेंशियल होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम आगे की क्लास में फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके।